प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में मैं ओम प्रकाश स्वामी फिर से हाजिर हूँ। पिछली जो क्लास थी उसमें अपने थर्ड यूनिट के अंदर पोटेंशियल बैरियर का पोर्शन चल रहा था और विभव रोधिका के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जब कण की ऊर्जा विभव रोधिका की ऊंचाई से कम है, विभव रोधिका के पोटेंशियल के मान से कम है, तो उस स्थिति में पारगमन और परावर्तन गुणांक के मान ज्ञात करेंगे अपन। तो उसके लिए अपन ने B/A और C/A पिछली टर्म पे अपन ने निकाल लिए थे। A था आपती तरंग का आयाम, B था बैरियर से परावर्तित तरंग का आयाम और C है बैरियर को पेनिट्रेट करके तीसरे क्षेत्र में जाने वाली तरंग का आयाम। तो अपने को निकालना है सबसे पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R, परावर्तन गुणांक R, जो होता है परावर्तित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व बटे आपतित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व। ये हल करने के बाद आएगा B/A के मोड का स्क्वायर और साथ में जिस माध्यम में है ये उसमें तरंग का वेग हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो B/A के मोड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B/A का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद B/A। तो B/A का मान अपने पास यहां पड़ा ही है। इसका सबसे पहले लेना है संयुग्मी। संयुग्मी में यहाँ 2 आयोटा की जगह -2 आयोटा होएगा। ऊपर वाला पोर्शन रहेगा k² प्लस α² साइन हाइपरबोलिक α a और बटे में k² माइनस α² साइन हाइपरबोलिक α a -2 आयोटा α कोस हाइपरबोलिक α और गुणा में करना है B/A। तो k² प्लस α² साइन हाइपरबोलिक α अपॉन में k² माइनस α² साइन हाइपरबोलिक α प्लस 2 आयोटा α कोस हाइपरबोलिक α। देखिए ऊपर वाली टर्म एज इट इज है तो स्क्वायर हो जाएगा k² प्लस α² का होल स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α बटे में क्या आ रहा है a माइनस आयोटा b और a प्लस आयोटा b जो होता है a² प्लस b² के। तो k² माइनस α² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α प्लस आएगा बीच में 2 का स्क्वायर 4 α² k² और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर α। आगे देखिए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के। तो ये फॉर्मूला अपन यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो R बराबर हो जाएगा अपने पास में k² प्लस α² होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α अपॉन में k² माइनस α² का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α। इसको लिख रहा हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। एक तो फंक्शन आ जाएगा 4α² k² और एक आ जाएगा अपने पास में 4α² k² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α। तो ऊपर तो आ रहा है k² प्लस α² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α और बटे में जो टर्म आ रही है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं। बटे में आ रहा है k² माइनस α² का स्क्वायर और प्लस 4α² k²। इसके साथ आ रहा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α प्लस 4α² k²। तो a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के मद्देनजर ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा k² प्लस α² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α बटे में k² प्लस α² का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर α
प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। ये किसका मान आ गया अपने पास? आर का मान आ गया है। तो जाहिर तौर पे आर का मान क्या है? 1 से छोटा है, क्योंकि ये फैक्टर अगर यहाँ और जुड़ा हुआ होता तो आर इक्वल टू 1 होता, लेकिन ये इस फैक्टर की यहाँ ऊपर क्या है? कमी है। इसके मायने ये हुआ कि परावर्तन की संभावना 100% नहीं है, आर का मान 1 से छोटा होगा। इसका मतलब पारगमन की एक निश्चित प्रायिकता प्राप्त होगी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है। मान निकाल लेते हैं आर का। तो R बराबर हो जाएगा अपने पास में, इसको इनवर्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। इसी तरीके से आप t के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वहां से c/a के मॉड का स्क्वायर। तो वहां से जो पद आएगा t के लिए वो मैं यहां लिख रहा हूं, साथ साथ में दोनों इक्वेशन सॉल्व किए जा रहा हूं। t का मान इसी प्रकार से अपने पास आएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आएगी? -1 आएगी t के लिए, और r के लिए पावर ये आएगी। अल्फा का मान √2m v0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर था, और k का मान √2m e अपॉन h कट स्क्वायर था। ये दोनों वैल्यूज अपन यहाँ रख रहे हैं, तो r बराबर आ रहा है अपने पास में 1 प्लस 4 डॉट अल्फा का मान 2m v0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर 2m e अपॉन h कट स्क्वायर, और इसके बटे में आ जाएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर का जोड़ अपन लगाएंगे तो वो आएगा 2m v0 अपॉन h कट स्क्वायर। सिर्फ ये बचेगा, बाकी दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट मैं सीधा ही लिखूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा मैं। तो यहां से देखिए क्या चीज कैंसिल हो रही है? h कट का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, m का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और 2 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। पीछे जो पद बच गया है वो अपने पास में है r बराबर 1 प्लस 4 v0 माइनस e अपॉन में v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, और पूरे की पावर -1। ये अपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान निकलेगा, परावर्तन गुणांक का मान निकलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सूत्र पर आधारित कई प्रश्न आते हैं कि जब कण की ऊर्जा विभव सीढ़ी की ऊंचाई से आधी है तो उस स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा, और साथ में अपने को थिकनेस दे रखी होती है कि पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस ए का मान 2 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम है, इस हिसाब से, और इस न्यूमेरिकल को अपने को हल करना होता है। अपने बीएससी थर्ड ईयर के मुताबिक केवल अपने को इतना ही करना है, परावर्तन गुणांक आर का मान इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसी प्रकार से जो टी का मान है इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू आएगा अपने पास में 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन में 4 v0 माइनस ई इंटू ई, और इसका क्या आएगा? इनवर्स अपने को प्राप्त होगा। अब जब अल्फा ए का मान बहुत छोटा है एक की तुलना में, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए है वो हो जाएगा e की पावर अल्फा ए अपॉन 2 के इक्वल। नेगेटिव पद आएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये अपन रखते हैं यहाँ पे। तो t का मान आ रहा है 1 प्लस v0 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा ए 2 कर रहा हूँ, पावर 2 थी, 4 इसके बटे में भी 4 आएगा, और साथ में v0 माइनस ई अपॉन इंटू ई, और इसका इनवर्स। अब ये सेकंड पद है, ये प्रथम पद की तुलना में बहुत बड़ा है, तो एक को अपन हटा सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास में v0 का स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा ए, 4 और 4 गुणा होके 16 e v0 माइनस ई पावर -1, या t लिखा जा सकता है 16 e v0 माइनस ई
अपॉन V0 का स्क्वायर e की पावर -2 अल्फा a, जो किसी पोटेंशियल बैरियर के अंदर से गुजरने के पश्चात या पोटेंशियल बैरियर के अंदर जो कण है वो एक्सपोनेंशियली रूप से क्या है, लगातार डीके होता हुआ उसको पेनिट्रेट करेगा। परावर्तन जो पारगमन गुणांक है वो एक्सपोनेंशियली डीके की फॉर्म में अपने को प्राप्त होगा और टी का एक निश्चित मान यहां से अपने को प्राप्त हो गया है। इसका मतलब जो चिरसम्मत यांत्रिकी का कथन है उसका यहाँ विरोधाभास आ रहा है। चिरसम्मत यांत्रिकी ये बोलती है कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट से अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी कम है तो वो उस बैरियर को पार किसी भी सूरत हाल में नहीं कर पाएगा, बट क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि वो पार करेगा। और किस प्रकार से करेगा इसकी पुष्टि अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट में होती है, अल्फा डीके की घटना में होती है कि अल्फा डीके की एनर्जी कितनी होती है, 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और पोटेंशियल बैरियर की हाइट उसके लिए जो नाभिक है, नाभिक की कोर पर जो पोटेंशियल है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, निकलते हैं। क्यों निकलेंगे? इस घटना के कारण निकलेंगे। अल्फा कण की ऊर्जा कम है फिर भी बाहर निकल रहे हैं, निश्चित रूप से वो किस तरीके से निकलेंगे, टनल बनाते हुए निकलेंगे, विभव रोधिका के अंदर से भेदन करते हुए निकलेंगे, पेनिट्रेट करते हुए निकलेंगे और इस प्रभाव को अपन सुरंग प्रभाव भी कहते हैं। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी अपने को करने के लिए। यहां से t समानुपाती e की पावर -2 अल्फा a प्राप्त हुआ है। एक ग्राफ इसके लिए मैं बना देता हूं। ये इंसिडेंट पार्टिकल था, इसके पश्चात इसके अंदर इसका एक्सपोनेंशियली रूप से ये डीके होगा बैरियर के अंदर और इसके बाद में ये पारगमित वेव है। और क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती थी कि यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से एक चीज़ और क्लियर है कि जितना ए का मान ज़्यादा होगा उतनी क्या है, इसके ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कम अपने को प्राप्त होगी। तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।